तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 4 से 5 नंबर का शॉर्ट नोट आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या है आज हम लोग देखेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग का इंट्रोडक्शन, इसका इम्पोर्टेंस, ब्रेस्ट फीडिंग का डिसएडवांटेज एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। नहीं तो ब्रेस्ट फीडिंग का पोजीशन, ब्रेस्ट फीडिंग कितना पोजीशन पे दे सकता है एक बच्चों को। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट मिल्क कितना तरह का हो सकता है। ये सब के बारे में आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग फॉर इन्फेंट, ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क फॉर ए बेबी। तो क्या बोल रहे हैं, एक बच्चा को जितना खाना हम लोग दे सकते हैं, सबसे अच्छा खाना, सबसे खाना देने का अच्छा तरीका होता है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। तो इससे एक बच्चा का सभी न्यूट्रिएंट्स मिलता है और एक बच्चा के लिए बहुत सेव होता है। इसीलिए एक मदर का मिल्क एक बच्चा के लिए सबसे अच्छा खाना होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट मीट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज फिजिकल एंड इमोशनल नीड ऑफ ए बेबी। क्या बोल रहे हैं, एक बच्चा के लिए एक तो ये ब्रेस्ट फीडिंग का जो मिल्क होता है इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स रहता है। तो एक बच्चा का जितना बॉडी में जितना न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है सभी पूरी करता है। इसके साथ में एक मदर का, एक बच्चा एक माँ के अंदर जो बॉन्डिंग होता है, जो इमोशनल प्यार होता है, तो इसको मेंटेन रखता है। तो एक बच्चा को जो नीड, फिजिकल नीड बोले तो उसको क्लीन करना, उसको खिलाना, उसको टाइम टू टाइम सुलाना, उसको घुमाना, उसका सभी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना, ये सभी एक माँ पूरी करता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक बच्चा को उसका सभी फिजिकल जरूरत पूरी होता है और एक इमोशनल जरूरत जो माँ का प्यार होता है वो भी बच्चा को मिलता है। तो वही बोल रहा है उसके, ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गिव कंप्लीट फीडिंग विथ कैरिंग इन्वायरमेंट ऑफ ए इन्फेंट। क्या बोल रहे हैं, एक बच्चा को हम लोग खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। एक इन्फेंट को आप गोद में, एक हाथ में गोद में लो, दूसरे हाथ में उसको खाना खिलाओ। उसके बाद बच्चा लोग खाना खाना नहीं चाहता है, तो एक बच्चा को झूला झूला के, इधर उधर सुला सुला के खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप वहीं तरफ एक बच्चा को नॉर्मल फीडिंग करा रहे हो तो उसको भी झूला झूला के खाना खिला सकते हैं, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। बट रिसेंटली देयर इज टेंडेंसी टू रिप्लेस मदर मिल्क विद अदर आर्टिफिशियल मिल्क। तो अभी जमाना में ऐसा चल रहा है। अभी अभी मदर एक बच्चा को आर्टिफिशियल, मतलब जो पाउडर मिल्क होता है, ये सभी बाहर का मिल्क खिला रहा है। लेकिन इससे बच्चा का तबीयत अच्छे से ज़्यादा बुरा हो रहा है। लेकिन एक मदर मिल्क में जो रहता है वो कभी एक आर्टिफिशियल मिल्क में नहीं रह सकता है। तो मदर मिल्क खिलाना, एक बच्चा को खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो मदर मिल्क में ऐसा क्या क्या है, मदर मिल्क का क्या एडवांटेज है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी ऐसा ही चल रहा है। उसके बाद UNICEF stated that every year over 1 million infant died and millions of other are impaired because they are not adequately breastfeeded। मतलब क्या है, UNICEF, इसका फुल फॉर्म आपको शॉर्ट क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो ये क्या है, जैसे हम लोग एक हेल्थ एजेंसी के बारे में जानते हैं, हेल्थ संस्था हु, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जेनेवा में सिचुएटेड है और इसका काम होता है, हु का क्या काम है, पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में किसी भी देश में किसी भी बीमारी डिस्कवर होता है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वही बीमारी को लेके रिसर्च करना, वही बीमारी का वैक्सीन निकालना, वो बीमारी को कैसे फैलने से रोक सकते उसको देखना। जैसे हम लोग देख सकते कोविड के टाइम पे हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सभी देश को बोला गया था क्वारंटाइन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि क्वारंटाइन मेंटेन करने से बीमारी को रोका जा सकता है। उसके बाद वैक्सीन आविष्कार हुआ, सभी लोग को वैक्सीन मिला। तो यही ऐसे ही किसी बीमारी को रोकने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रिसर्च करता है कैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ऐसा एडवाइस देता है। ऐसे ही एक हेल्थ केयर संस्था है, ये यूनाइटेड नेशन ऑफ चाइल्ड, इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, जो 1950 में अमेरिका में बनाया गया था। और यही संस्था का स्पेशल काम क्या है, ये एक माँ का और बच्चा का हेल्थ का ख्याल रखता है। माँ का बच्चा का कैसे हेल्थ बेहतर होगा, कैसे उसको बीमारी से दूर रखा जाएगा, कैसे उसको अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकते हैं, इसके बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं, इसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो यही संस्था जब रिसर्च किया तब उसको मिला एवरी ईयर मिलियन मिलियन, मतलब 10 लाख से बच्चा
हर साल में मर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बचपन में अच्छे से ब्रेस्ट फीडेड नहीं है, अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क नहीं लिया। तो ब्रेस्ट मिल्क ना लेने से एक बच्चा क्यों मर रहा है, ब्रेस्ट मिल्क का कितना जरूरी है हमारा लाइफ में, इसका हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग का एडवांटेज में देखेंगे। तो क्या है, तो प्रति साल में लाख लाख बच्चा ब्रेस्ट फीडेड ना होने की वजह से मर रहा है और इम्पेयर्ड हो रहा है। इम्पेयर्ड मतलब क्या है, विकलांग जैसे होता है, अंधा गूंगा, ये सभी हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, वही बच्चा ठीक से बचपन में ब्रेस्ट फीडेड नहीं है इसलिए। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एवरी डे 3000 to 4000 इन्फेंट आर डाइड बिकॉज दे आर नॉट एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडेड। वही बात, हर साल में, हर मतलब एक साल में 10 लाख बच्चा मर रहा है, तो एक दिन के हिसाब से पूरा वर्ल्ड में ये यूनाइटेड नेशन ऑफ चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये जो संस्था है, ये पूरा देश का बीमारी देखता है। एक देश का नहीं, पार्टिकुलरली एक देश का नहीं है, पूरा जितना वर्ल्ड में जितना देश है सबको देखता है। तो आप ऐसे ही डिस्कस करके, ऐसे ही रिसर्च करके वो लोग देखा है, एक दिन में पूरा वर्ल्ड में 3 से 4 हजार बच्चा मर रहा है, क्योंकि वो लोग बचपन में ठीक से ब्रेस्ट फीडेड नहीं है इसलिए। बात एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक बच्चा के लिए इतना जरूरी क्यों है, एक ब्रेस्ट मिल्क का इतना एडवांटेज क्यों है, ब्रेस्ट फीडिंग देने से एक समाज का, एक फैमिली का, एक माँ का क्या लाभ होता है, एक बच्चा का क्या लाभ होता है, तो ये सब हम लोग आज देखेंगे। तो क्या बोल रहा है, ब्रेस्ट मिल्क इज सेफेस्ट चीपेस्ट प्रोटेक्टिव फूड फॉर इन्फेंट। तो ब्रेस्ट मिल्क ये आपको सेफेस्ट, ये सबसे, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बच्चा का सभी न्यूट्रिएंट्स तो देता ही है, और इसका लेने से बच्चा का कोई हेल्थ का खराब नहीं होता है। और चीपेस्ट, ये ब्रेस्ट फीडिंग का मिल्क है, माँ को खरीदना नहीं पड़ता है, ये उनको आपसे ही मिलता है। और प्रोटेक्टिव, ये बहुत सभी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और इससे बच्चा का इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है, इम्यूनिटी पावर बनता है, जिससे बच्चा का बीमारी नहीं होता है। तो ये एक बच्चा के लिए ये सभी काम करता है। उसके बाद द सुपेरियोरिटी ऑफ ह्यूमन मिल्क ड्यू टू इट्स प्रोटेक्टिव वैल्यू, यही क्योंकि जितना मिल्क मिलता है, काउ मिल्क हो सकता है, सभी मिल्क से सबसे अच्छा है मदर मिल्क, क्योंकि इसका प्रोटेक्टिव वैल्यू, ये सबसे बच्चा को अच्छा हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, बीमारी से रोकता है, तो यही इसीलिए मदर मिल्क सबसे अच्छा है। उसके बाद इट मीट ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ ए इन्फेंट अप टू 6 मंथ। तो जो मदर मिल्क है एक बच्चा के लिए 6 मंथ तक दूसरा कुछ खाने का जरूरत नहीं है, मदर मिल्क में ही उसका सभी न्यूट्रिएंट जो जो चाहिए उसका बॉडी में सभी मिल जाता है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड अलाउ टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए इन्फेंट। ब्रेस्ट फीडिंग करने से एक बच्चा का माल न्यूट्रिशन नहीं होता है, उसका बॉडी में न्यूट्रिशन का घाटती नहीं होता है, और बेबी को अलाउ करता है, मतलब बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर फॉलोइंग बिलो। तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से मदर का, बच्चा का, और एक फैमिली का, एक सोसाइटी का क्या क्या बेनिफिट होता है, वो आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट क्या क्या, न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब एक ब्रेस्ट मिल्क में कितना न्यूट्रिशन है और उसका कितना चाहिदा है एक बच्चा के लिए, वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, ब्रेस्ट मिल्क contain all the nutrients which are necessary for child growth and development। तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत जरूरी है, इसमें न्यूट्रिएंट्स है, यही न्यूट्रिएंट्स एक बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन कैल्शियम 35 mg पर 100 ml मिल्क which is very important for infant bony growth। तो 100 ग्राम ब्रेस्ट मिल्क में लगभग 30 ग्राम कैल्शियम रहता है, जो कैल्शियम एक बच्चा का बोन डेवलपमेंट के लिए, उसका हड्डी ग्रोथ होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या क्या बोल रहा है, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन राइट कॉम्बिनेंट ऑफ लैक्टोस एंड ग्लैक्टोस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड। तो मदर मिल्क में क्या क्या रहता है, ग्लैक्टोस और लैक्टोस नाम का 2 उपादान रहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड प्रोसेस के लिए। तो ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड क्या है, ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड एक प्रोसेस है जो बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। तो क्या बोल रहा है, देखिए, ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ क्या है,
माइलिन शीथ जो लिपिड से बना हुआ होता है, क्या बोल रहा है, लिपिड ड्रेस लेयर सराउंडिंग द नर्व फाइबर। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन राइट प्रोमिनेंट ऑफ लैक्टोस एंड ग्लैक्टोस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड। तो क्या बोल रहा है, मदर मिल्क में अच्छा मात्रा में लैक्टोस और ग्लैक्टोस रहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट उपादान है ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड प्रोसेस के लिए। ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड क्या है, एक प्रोसेस है जिसके दौरान माइलिन शीथ बनता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, देखिए, ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। तो क्या बोल रहा है, ये जो माइलिन शीथ हम लोग नाक पढ़ा था, तो जो न्यूरॉन होता है, हम लोग न्यूरॉन का पिक्चर अच्छे से देखेंगे तो ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये जो बाहर का जो ब्राउन कलर का जो लेयर दिख रहा है, यही लेयर को माइलिन शीथ बोला जाता है। और यही लेयर जो लिपिड से बना हुआ होता है, तो यही माइलिन शीथ का क्या काम होता है, नर्व को प्रोटेक्ट करना। ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना, और न्यूरॉन के अंदर से जो नर्व इम्पल्स जाता है उसको तुरंत भेजने के लिए, उसको जल्दी भेजने के लिए माइलिन शीथ अच्छा भूमिका निभाता है। और यही माइलिन शीथ कैसे बनता है, ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड प्रोसेस से बनता है। और यही ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड होने के लिए जो लैक्टोस और ग्लैक्टोस चाहिए होता है, वो मदर मिल्क में अच्छा रहता है। इसीलिए एक बच्चा जो अच्छा मदर मिल्क पिया है बचपन में, उसका क्या होगा, ब्रेन का माइलिन शीथ, न्यूरॉन का माइलिन शीथ अच्छे से बनेगा, तो उसका ब्रेन तेज होगा। इसीलिए एक बच्चा का आईक्यू कितना होगा, उसका सोचने समझने का क्षमता कितना होगा, इसका ऊपर डिपेंड करता है वो बच्चा कितना हेल्दी है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, उसका बचपन में कितना माँ का दूध पिया है, वो कितना उसका बचपन उसका माल न्यूट्रिएंट्स था और न्यूट्रिएंट्स था, इसके ऊपर एक बच्चा का आईक्यू, उसका सोचने समझने का क्षमता डिपेंड करता है। इसीलिए माँ का दूध एक बच्चा के लिए बहुत जरूरी होता है। वही बोल रहा है, जो ये जो माइलिन शीथ है, तो ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड क्या है, सिग्निफिकेंट बहुत अच्छा भूमिका निभाता है किसका, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। सो माइलिन शीथ बनने का और माइलिन शीथ को कम करने के लिए ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। और यही माइलिन शीथ कैसे, लिपिड रेस लेयर सराउंडिंग द नर्व फाइबर। हम लोग देखा नर्व के चारी तरफ जो रेड कलर का जो लिपिड से बना हुआ रहता है माइलिन शीथ, उसका। तो ये क्या बोल रहा है, इट इट इज क्रूशियल फॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो ये जो माइलिन शीथ है, ये नर्व के अंदर से इम्पल्स ट्रांसमिशन होने के लिए बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। तो फोर्थ पॉइंट पे क्या बोल रहा है, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन एनफ अमाउंट ऑफ एमाइनो एसिड व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब क्या है, देखिए न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, हमारा बॉडी में बहुत सारा, हम लोगों का बॉडी में बहुत सारा न्यूरॉन है, और हर न्यूरॉन के बीच में थोड़ा गैप रहता है। तो एक न्यूरॉन से जब दूसरा न्यूरॉन में सिग्नल जाता है, तो वो गैप से कैसे जाएगा, तो बीच में रहता है कुछ केमिकल। वो केमिकल क्या करता है, इम्पल्स को, सिग्नल को लेके एक न्यूरॉन से लेके दूसरा न्यूरॉन पे छोड़ता है। तो वो जो केमिकल है, वही केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। तो जो न्यूरॉन के अंदर एक न्यूरॉन से सिग्नल लेके दूसरा न्यूरॉन में छोड़ता है, यही केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। जो न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफर करता है, उसको ट्रांसमीटर बोला जाता है। समझ गया। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर कुछ केमिकल कैसे बनता है, एमाइनो एसिड से बनता है, और यही एमाइनो एसिड हम लोगों का मदर मिल्क में रहता है। इसीलिए एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर के लिए मदर मिल्क बहुत जरूरी है। समझ गया। तो यही न्यूरोट्रांसमीटर, ये आपको मैं एक फोटो के थ्रू अच्छा से समझने के लिए दिखा रहा हूँ। देखिए, तो न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है, मान लीजिए हमारा पैर में कुछ कांटा छुपा है, तो कुछ कांटा छुपता है तो क्या दर्द होता है, तो वही दर्द सिग्नल को ब्रेन में पहुंचाने का काम करता है न्यूरॉन। मान लीजिए हमारा पैर में कांटा छुपा है, तो वही सिग्नल को क्या करता है, धीरे धीरे एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा से तीसरा, ऐसे करके न्यूरॉन का एक चेन होता है। वही चेन के थ्रू धीरे धीरे सिग्नल हमारा ब्रेन पे जाता है। उसके बाद ब्रेन को मालूम होता है पैर में कुछ छुपा है। उसके बाद फिर से ब्रेन रिटर्न सिग्नल भेजता है पैर को, उधर से फिर से नार्व के थ्रू सिग्नल भेजता है पैर को, जो पैर उधर से हटा दो। तो क्या करते हैं हम लोग, तुरंत पैर उधर से हटा लेते हैं।
फिर से उसके बाद हमारा आंख दिखता है जो उधर जो कांटा छुपा है वो अंदर चला गया। उसके बाद क्या होता है, फिर से सिग्नल जाता है जो अंदर काटा गया। उसके बाद हमारा ब्रेन क्या करता है, फिर से सिग्नल देता है हमारा हाथ को जो उधर से कांटा को निकाल लो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा हाथ जाके कांटा को निकालते हैं। तो ये जो पैर में कांटा चुभता है वही सिग्नल को ब्रेन में लेके जाता है। ये लेके कौन जाता है, न्यूरॉन। तो वही हाँ, एक ही न्यूरॉन नहीं लेके जाता है, एक न्यूरॉन क्या करता है वही सिग्नल को लेके दूसरा न्यूरॉन को देता रहता है। वही दूसरा न्यूरॉन क्या करता है, वही वार्ता वही सिग्नल को और एक न्यूरॉन को देता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारा न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल हमारा ब्रेन पे आता है। लेकिन बात है जो एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन में जो सिग्नल भेज रहा है, लेकिन दो न्यूरॉन कनेक्ट नहीं है। हर न्यूरॉन सभी अलग अलग है और दो न्यूरॉन के बीच में गैप है। मान लीजिए, देखिए ये पिक्चर में देखिए, ये एक न्यूरॉन और इधर एक न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन के बीच में इधर छोटा सा गैप रहता है। इधर आपको जूम करके दिखाएंगे तो ऐसे दिखेगा। तो ये एक न्यूरॉन और इधर एक न्यूरॉन और ये बीच में एक स्पेस है, इधर खाली जगह है। ये दो न्यूरॉन कनेक्ट नहीं है। तो इसको, तो ये दो नाक के बीच में जो स्पेस है ना, एक खाली स्पेस में कुछ केमिकल रहता है। तो वो केमिकल का काम क्या होता है, मान लीजिए एक न्यूरॉन से सिग्नल आता है और सिग्नल पे क्या करता है, वही केमिकल रहता है। केमिकल वही सिग्नल को लेता है, लेके दूसरा नार्व में इधर में छोड़ देता है। तो केमिकल का काम क्या होता है, एक नार्व से सिग्नल लेके दूसरा नार्व में छोड़ना। तो वो जो केमिकल है उसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब क्या है, जो सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर ये हम लोग एक बहुत एक डिटेल्स में एक वीडियो में देखेंगे। इसमें एसिटोअल्कोइल रहता है, बहुत सारे एंजाइम्स रहता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जो केमिकल रहता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, ये बनता है कैसे, एमाइनो एसिड से। और यही एमाइनो एसिड कैसे मिलता है, एक बच्चा को माँ का दूध से मिलता है। तो इसीलिए एक बच्चा के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे क्या बोल रहा है, इट इज कॉन्टेन विटामिन, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर मैच्योर ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब जो हमारा जीआई ट्रैक होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब हमारा मुंह से शुरू होता है, मुंह, उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा था स्टोमक, उसके बाद डियोडिनम, जिजुनम, इलियम, उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या है, हमारा जीआई ट्रैक है। हम लोग मुंह से खाना देता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट होके एनस से निकल जाता है। तो ये जो ट्रैक में जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बच्चा के बॉडी में मैच्योर नहीं होता है। जब बर्थ होता है उस टाइम पे मैच्योर नहीं होता है। तो उसके बाद जन्म के बाद वो धीरे धीरे उसका मैच्योर होता है। तो मैच्योर होने के लिए कैल्शियम, पोटेशियम, मिनरल्स चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होता है, विटामिन, प्रोटीन चाहिए होता है। तो ये सभी किधर से मिलता है, एक बच्चा को माँ के दूध से मिलता है। इसीलिए पाउडर मिल्क से ज्यादा अच्छा है माँ का दूध। इसीलिए माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो ये सभी हम लोग पढ़ा है, एक मदर मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, ये देना एक बच्चे के लिए कितना एडवांटेज हो सकता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डाइजेस्टेबिलिटी। उस डाइजेस्टेबिलिटी मतलब मदर मिल्क बहुत अच्छा जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो क्या बोल रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क इज इजीली डाइजेस्टेबल। तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छे से इजीली डाइजेस्ट होता है। उसके बाद द प्रोटीन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क मोस्टली लैक्टोएल्ब्यूमिन एंड लैक्टोगैल्ब्यूमिन व्हिच आर इजीली डाइजेस्टेबल। मतलब जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन रहता है वो मिल्क मोस्टली लैक्टोएल्ब्यूमिन और लैक्टोगैल्ब्यूमिन तरह का होता है। तो ये बहुत जल्दी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। बात प्रोटेक्टिव वैल्यू, मदर मिल्क प्रोटेक्टिव वैल्यू के लिए भी एडवांटेज मिलता है। जैसे ब्रेस्ट मिल्क कॉन्टेन आईजीए, आईजीएम, माइक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, लाइसोसोम which develop immunity power of neonate. Exclusive breastfeeded baby less likely to develop gastrointestinal and respiratory infection. मतलब क्या है, देखिए एक और एक ब्रेस्ट मिल्क का एक और एडवांटेज है, इसका प्रोटेक्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा है। प्रोटेक्टिव वैल्यू मतलब एक ब्रेस्ट मिल्क में आईजीए, आईजीएम ये सभी कंपोनेंट रहता है, ये सभी उपादान रहता है। लिम्फोसाइट, माइक्रोफेजेस, लाइसोसोम, ये क्या है, ये सभी हमारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, एक बच्चा का इम्यूनिटी पावर बनाता है, जिससे क्या होता है, बच्चा को इन्फेक्शन बीमारी कम होता है। तो देखा गया जो बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडेड, जो अच्छे से बचपन से बहुत अच्छा से ब्रेस्ट फीड किया है, जो अच्छे से जो ब्रेस्ट मिल्क पिया है, उसका क्या होता है, देखा गया
उसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी काम होता है, मतलब जो डायरिया, लूज मोशन, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक, ये सभी बीमारी काम होता है। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी काम होता है, LRTI होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसके बाद आपका एस्थमा, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सभी बीमारी बच्चा के लिए कॉमन होता है। बच्चा के लिए, जो बच्चा बचपन में अच्छा मिल्क पिया है, जो अच्छा से ब्रेस्ट फीडेड है, उसको ये सभी बीमारी काम होता हुआ देखा गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। ब्रेस्ट फीडिंग क्लोज physical and emotional bonding between mother and child, skin to skin contact. It it stimulates psychomotor and social development. मतलब क्या है, देखिए क्या होता है, जब एक बच्चा, एक माँ जब बच्चा को दूध पिलाता है, तो एक बच्चा के और माँ के अंदर एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग होता है, एक फिजिकल बॉन्डिंग होता है, एक इमोशनल इमोशनल रिलेशनशिप तैयार होता है। जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, तब एक इमोशनल बॉन्डिंग बनता है। शायद आप देखा होगा, कोई भी बच्चा ज्यादा उसका पापा से उसका मम्मी को प्यार करता है, तो इसका कारण क्या है? पापा भी हम लोगों के लिए बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, धूप में बारिश में मेहनत करके हम लोगों को जिंदगी को चलाता है, एक संसार चलाता है, एक फैमिली को चलाता है। लेकिन हम लोग ज्यादा मम्मी को प्यार करते हैं, क्योंकि क्योंकि मम्मी के साथ हम लोग का एक स्किन का स्किन कांटेक्ट होता है। जैसे ऐसे ही मान लीजिए कुछ बच्चा का बचपन में साथ में माँ नहीं रहता है, तो उसको मान लीजिए पाउडर मिल्क वो पीता है, तो वो क्या होता है, उसके साथ उसका मम्मी का स्किन कांटेक्ट नहीं होता है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो बच्चा का मम्मी के तरफ उतना प्यार नहीं होता है, मम्मी के लिए उतना इमोशनल नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या करता है, एक माँ का और एक बच्चा के बीच में, एक माँ का एक बच्चा के अंदर एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाता है। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग का एक एडवांटेज है, जो पाउडर मिल्क में नहीं बना सकते, वो है एक बच्चा और एक माँ के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बनता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मैटरनल बेनिफिट। तो ब्रेस्ट फीडिंग देने से माँ का भी बेनिफिट होता है। कैसे माँ का क्या एडवांटेज होता है? ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रूव मदर टू स्लिमिंग बाय कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा फैट व्हिच एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ का भी हेल्दी होता है, माँ का भी थोड़ा पतली हो जाता है। क्यों? जब माँ प्रेग्नेंट रहता है, उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी काम कम करता है, इसके वजह से उसका फैट एक्यूमुलेट होता है, वो थोड़ा हेल्दी हो जाता है, थोड़ा मोटापन हो जाता है। लेकिन वही माँ जब डिलीवरी के बाद बच्चा को दूध पिलाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसका फैट कंज्यूम हो जाता है, उसका फैट गल जाता है और वो थोड़ा पतली हो जाता है। तो क्या होता है, एक माँ का भी फिजिकल हेल्दी होता है, तो माँ का भी बेनिफिट है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग रेड्यूस द चांसेस ऑफ ओवारियन एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो जब एक ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है, एक बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पीता है, तो क्या होता है, इससे ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस कम होता है। और ओवारियन डिलीवरी होता है, तो ओवरी कैंसर होने का खतरा भी कम होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फीडिंग मोस्ट टाइम सेविंग फीडिंग फॉर मदर कैन प्रोवाइड फ्रेश, प्योर, रेडीमेड, क्लीन, अनकॉन्टामिनेटेड मिल्क टू हर बेबी विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो मदर के लिए ब्रेस्ट फीडिंग देना क्यों इतना बेनिफिट है? क्योंकि देखिए, एक बच्चा को, एक माँ एक बच्चा को प्योर, कुछ भी क्लीन, अच्छा मिल्क दे सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं, कोई प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए एक बच्चा को खाना देने के लिए खाना बनाना कितना मुसीबत है, उसके बाद वही खाना बनाने के बाद भी वो खाना में सटीक मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, न्यूट्रिशन नहीं भी रह सकता है। लेकिन एक माँ को, एक बच्चा को खाना खिलाने के लिए वो बच्चा, एक माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवाता है, तो उसको अच्छा मिल्क में सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है और उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं रहता है, प्योर होता है, वो फ्रेश होता है। तो एक फ्रेश खाना एक माँ दे सकता है, कोई प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं होता है। तो इसीलिए एक माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत बेनिफिट्स होता है। उसके बाद और एक एडवांटेज के, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। ब्रेस्ट फीडिंग इज इकोनॉमिकली एंड मनी सेविंग एंड टाइम एंड एनर्जी सेविंग फीडिंग फॉर ए फैमिली। तो ब्रेस्ट फीडिंग करने से ब्रेस्ट फीडिंग का मिल्क बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है, माँ का बॉडी में ही बनता है, तो इसीलिए मनी सेविंग होता है। उसके बाद टाइम सेविंग होता है, जस्ट माँ चाहते ही बच्चा को पिला सकते हैं। उसके बाद तो एक टाइम सेविंग होता है, तो इससे एनर्जी सेविंग होता है, माँ दूसरा काम कर सकते हैं। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग कराने से एक फैमिली का इकोनॉमिकली पैसा सेविंग होता है, मनी सेविंग होता है, टाइम सेविंग होता है, माँ का एनर्जी सेविंग होता है। तो ये इसीलिए ये एक बेनिफिट है ब्रेस्ट फीडिंग का।
तो ये होता है ब्रेस्ट फीडिंग का एडवांटेज। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का देखिए, ब्रेस्ट जो फीडिंग होता है, ये फीडिंग का आप नहीं करा सकते आप, मतलब ये जो ब्रेस्ट फीडिंग आप कराते हो, ब्रेस्ट मिल्क से एक बच्चा का जिंदगी के कोई हार्म नहीं होता है, कुछ इन्फेक्शन नहीं होता है, बहुत प्योर है और इससे बच्चा का बहुत बेनिफिट है। लेकिन कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन में माँ और बच्चा को उसका मिल्क नहीं पिला सकते। कौन सा कंडीशन है, कौन सा डिसएडवांटेज है, वो हम लोग देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, in certain condition we can't give breastfeeding like mother has epilepsy, breast sepsis, breast cancer, निपिल क्रैक्ड, टीबी, लेप्रेसी। तो कुछ बीमारी है, ऐसा बीमारी में हम लोग एक माँ बच्चा को नहीं पिला सकते, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते। मदर को सीजर और एपिलेप्सिस, जो मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो ऐसा बीमारी है, तो एक माँ बच्चा को दूध नहीं पिला सकते। उसके बाद ब्रेस्ट में कुछ एप्सिस है, कुछ पास फॉर्मेशन, कुछ इन्फेक्शन है, तो नहीं पिला सकते। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर है, तो माँ बच्चा को दूध नहीं पिला सकते। उसके बाद निपिल क्रैक, निपिल में कुछ दिक्कत है स्ट्रक्चरली फंक्शनिकली, तो वो नहीं पिला सकते। उसके बाद ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी बीमारी है, तो माँ बच्चा को दूध नहीं पिला सकते। उसके बाद लेप्रेसी, लेप्रेसी जो एक स्किन डिसऑर्डर है, तो ये स्किन डिसऑर्डर है, तो माँ बच्चा को दूध नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि लेप्रेसी के साथ में एक माँ बच्चा को दूध पिलाता है, तो वहीं माँ के बॉडी से बच्चा का बॉडी में इंफेक्शन फैल जाएगा। इसीलिए लेप्रेसी एक स्किन बीमारी है और ये एक कॉन्टैक्ट से एक से दूसरा आदमी तक जाता है, इसीलिए लेप्रेसी है, तो माँ बच्चा को दूध नहीं पिला सकती। तो ये होता है डिसएडवांटेज, ऐसा कंडीशन में एक माँ बच्चा को दूध नहीं पिला सकती। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पोजीशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कौन सा पोजीशन में बैठ के, कौन सा पोजीशन में एक माँ एक बच्चा को फीडिंग करवा सकता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, देयर इज मेनी पोजीशन टू गिव ब्रेस्ट फीडिंग but mostly three position more usable and safe for infant. These position are sitting position, standing position और lying position। तो खड़ा हो सकते, नहीं तो बैठ के, नहीं तो सो के भी एक माँ बच्चा को फीडिंग करवा सकते। देखिए, तो ये तीनों पोजीशन में एक माँ बच्चा को मिल्क पिला सकते, लेकिन ख्याल रखना है स्टैंडिंग पोजीशन हो, लाइंग डाउन पोजीशन हो और सिटिंग पोजीशन हो, ये थ्री टाइम पे बच्चा का सिर थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, पैर थोड़ा नीचे रहना चाहिए। तो क्या होगा, इसोफेगस से मिल्क पूरा स्टोमक में नीचे आ जाएगा। नहीं तो उसका लोअर बॉडी ऊंचा रहेगा, तो क्या हो सकता है, माँ का जो बच्चा जो मिल्क पी रहा है, वो मिल्क रेस्पिरेट होके लंग में जाने का कोशिश हो सकता है। इसीलिए सभी टाइम में ख्याल रखना है, बच्चा का सिर थोड़ा ऊपर रहेगा और पैर थोड़ा नीचे रहेगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टाइप ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क कितना टाइप का होता है, मिल्क के कॉम्पोजिशन के हिसाब से और मिल्क का सेक्रेट होने का टाइम के हिसाब से मिल्क को बहुत सारा कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, कोलेस्ट्रॉम। तो ये जो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे हम लोगों का 2 MCQ आ सकता है। एक है UNICEF, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कोलेस्ट्रॉम किसको बोलता है। तो एमसीक्यू से हिसाब से कोलेस्ट्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉम क्या है, इट इज थिक एंड येलो एंड स्मॉल इन क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो डिलीवरी के 3 दिन तक यही एक मिल्क निकलता है, जो मिल्क में क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है और इसका पीला कलर का होता है, थोड़ा येलो कलर का होता है और ये ज्यादा नहीं निकलता है, कम निकलता है, तो ये इसको कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है। इट कंटेन मोर एंटीबॉडीज एंड हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, फैट, विटामिन ए, डी, ई, के। तो जो यही टाइम पे कोलेस्ट्रॉम पे क्या क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉम पे ज्यादा एंटीबॉडीज रहता है, क्योंकि जब डिलीवरी होता है, डिलीवरी के बाद सभी ब्लड हॉस्पिटल में रहता है बेबी, तो बहुत सारे इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। इसीलिए गॉड क्या किया, कोलेस्ट्रॉम दिया है माँ के बॉडी में, जो कोलेस्ट्रॉम पी के बच्चा का इन्फेक्शन कम होगा। इसीलिए तो कोलेस्ट्रॉम पे क्या रहता है, एंटीबॉडीज ज्यादा रहता है, हाई प्रोटीन रहता है, जिससे बच्चा का हेल्थ अच्छा हो सकता है, जल्दी बच्चा का हेल्थ ठीक हो सकता है, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट हो सकता है, उसका दूसरा प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए प्रोटीन, फैट, विटामिन ए, डी, ई, के ये सभी रहता है कोलेस्ट्रॉम में। तो कोलेस्ट्रॉम क्या पता चल गया। कोलेस्ट्रॉम के बाद आता है ट्रांसिशनल मिल्क।
तो ये क्या है, इट सेक्रीज फॉलोड बाय कोलेस्ट्रम अप टू 2 वीक्स ऑफ पोस्टनेटल पीरियड। जब भी कोलेस्ट्रम सेक्रेट होना बंद होता है, तो कोलेस्ट्रम मतलब 3 दिन का डिलीवरी के बाद से 2 वीक तक एक मिल्क निकलता है, यही मिल्क को बोला जाता है ट्रांसिशनल मिल्क। तो कोलेस्ट्रम का 2 वीक तक ट्रांसिशनल मिल्क निकलता है। तो इसका वैशिष्ट्य क्या है, इट हैज इंक्रीज फैट एंड शुगर कंटेंट एंड डिक्रीज प्रोटीन कंटेंट। तो यही मिल्क में कोलेस्ट्रॉल से थोड़ा कम मात्रा में प्रोटीन रहता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा फैट और शुगर रहता है। उसके बाद ट्रांसलेशनल मिल्क के बाद आता है मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क में क्या बोल रहा है, इट इज सेक्रेट फ्रॉम 10 to 12 days ऑफ डिलीवरी, इट इज वाटरी बट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ फॉर ए बेबी। तो जो मैच्योर मिल्क होता है ये डिलीवरी के 10 से 12 दिन के अंदर निकलता है। क्या होता है, ये थोड़ा वाटरी होता है, ये थोड़ा पतला होता है और इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स रहता है जो एक बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद होता है प्रीटर्म मिल्क सेक्रेटेड बाय मदर हु हैज डिलीवर्ड प्रीटर्म बेबी इज डिफरेंट फ्रॉम मिल्क ऑफ ए मदर हु हैज डिलीवर्ड फुल टर्म बेबी। तो क्या है, प्रीटर्म मिल्क जो मदर का प्रीटर्म मदर है, मतलब 36 वीक के पहले ही बच्चा का डिलीवर किया है, उसको बोला जाता है प्रीटर्म मदर। जब प्रीटर्म बेबी का जो प्रीटर्म मदर का जो मिल्क होता है उसको प्रीटर्म मिल्क बोला जाता है। लेकिन वही प्रीटर्म मिल्क अलग होता है, जो फुल टर्म बेबी होता है, जो 40 वीक के बाद जो डिलीवरी होता है उसका मिल्क अलग होता है, तो इसीलिए प्रीटर्म मिल्क अलग होता है। क्या बोल रहे हैं, दिस मिल्क कंटेन मोर प्रोटीन, सोडियम, आयरन, इम्यूनोग्लोबिन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीटर्म नियोनिट्स। तो ये जो प्रीटर्म मिल्क होता है इसमें ज्यादातर प्रोटीन रहता है, सोडियम, इम्यूनोग्लोबिन, आयरन रहता है। क्योंकि बच्चा का बॉडी पूरा मैच्योर नहीं हुआ, तो उस टाइम पे बच्चा का बॉडी माँ के डिलीवरी होके बाहर आने के बाद उसको मैच्योर करने के लिए, उसका हेल्थ जल्दी ठीक होने के लिए जो मिल्क होने के लिए ये मिल्क में थोड़ा ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा सोडियम, ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन रहता है। उसके बाद फोर मिल्क में क्या बोल रहा है, इट इज सेक्रेट एट द स्टार्टिंग ऑफ नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग, इट इज मोर वाटरी टू सेटिस्फाई द बेबी थर्स्ट। तो जो फोर मिल्क में है ये आपका लगभग 4 वीक के बाद से स्टार्ट होता है, ये नॉर्मल फीडिंग है और यही पूरा बच्चा का 6 मंथ तक यही मिल्क सेक्रेशन होते रहता है। और यही मिल्क में प्रोटीन, विटामिन सभी थोड़ा कम रहता है, लेकिन बच्चा को जितना जरूरी है उतना रहता है। और यही मिल्क थोड़ा वाटरी होता है, क्योंकि बच्चा को थ्रस्ट पूर्ण करने के लिए उसका ये मिल्क थोड़ा वाटरी होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट सेक्रेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग एट द इट कंटेन मोर फैट एंड एनर्जी। जब ब्रेस्ट फीडिंग बंद होता है उस टाइम पे बंद होने के पहले यही मिल्क सेक्रेट होता है और यही मिल्क में ज्यादातर फैट और एनर्जी रहता है। तो ये होता है बहुत सारा का मिल्क। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो कैसे, कौन सा सिम्टम देख के आपको समझ में आएगा, कौन सा सिम्टम देख के एक माँ को समझ में आएगा उसका बच्चा अच्छे से मिल्क पिया है और उसका मिल्क पीने का जरूरत नहीं है, बच्चा का जरूरत के हिसाब से उसका पूरी मिल्क मिल रहा है, तो कैसे एक माँ को समझ में आएगा। तो कुछ सिम्टम है जो सिम्टम्स देख के एक माँ का पता चलता है उसका बच्चा अच्छा से दूध पी रहा है। कौन सा सिम्टम है, देखिए क्या क्या बोल रहा है, ऑडिबल स्वेलिंग साउंड ड्यूरिंग द फीडिंग। जब माँ बच्चा को फीडिंग करवा रहा है, जब एक माँ बच्चा को फीडिंग कराता है तो उस टाइम पे एक साउंड आता है जब एक बच्चा पीता है। इसके बाद क्या बोल रहा है, लिस्ट लेट डाउन सेंसेशन इन मदर ब्रेस्ट। तो माँ का ब्रेस्ट से कुछ निकल रहा है तो ये सेंसेशन होगा एक माँ को, तो यही सेंसेशन से माँ का पता चलेगा जो उसका बेबी मिल्क पी रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ब्रेस्ट फीड इज फुल बिफोर फीड एंड सॉफ्ट आफ्टरवर्ड। मतलब फीडिंग कराने से पहले उसका ब्रेस्ट टाइट था और फीडिंग कराने के बाद में ब्रेस्ट सॉफ्ट हो गया, तो इसका मतलब होता है बीच में फीडिंग के टाइम पे बच्चा मिल्क पिया है। तो ये सभी सिम्टम से एक माँ का पता चलता है बच्चा ठीक पी रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंट एंड सॉफ्ट बाउल मूवमेंट 3 to 8 टाइम इन 24 आवर। मतलब जो बच्चा का दूध पीने के बाद जो साउंड होता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ ऐसा साउंड होता है, तो ऐसे दिन में 3 से 8 बार ऐसा साउंड होता है
तो पता चलता है बच्चा का डाइजेस्ट हो रहा है, बच्चा ठीक से मिल्क पी रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एवरेज वेट गेन 18 to 30 ग्राम पर डे। तो एक बच्चा का एवरेज पर डे 18 से 13 ग्राम तक 30 ग्राम तक उसका वेट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है बच्चा ठीक से दूध पी रहा है, क्योंकि दूध जब ठीक से पिएगा उसका हेल्दी होगा, उसका वेट बढ़ेगा। तो जब बच्चा का वेट बढ़ रहा है तब सोचा बच्चा ठीक से दूध पी रहा है। उसके बाद बेबी स्लीप वेल, डज नॉट क्राई फ्रीक्वेंटली। मतलब एक बेबी ठीक से सो रहा है, दिन में ज्यादा नहीं रो रहा है, तो मतलब क्या है, उसका खाना उसका सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो रहा है। तो वही सिम्टम देख के एक माँ को पता चलता है बच्चा ठीक से दूध पीता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बेबी हैज गुड मसल टर्न एंड हेल्दी स्किन। जब बच्चा का हेल्दी होगा, थोड़ा सभी बॉडी बच्चा का वीक नहीं होगा, तो ये सभी स्किन देख के भी एक माँ को पता चलता है बच्चा ठीक से दूध पी रहा है। उसके बाद पासेज ऑफ यूरिन 6 to 8 टाइम पर डे। मतलब एक बच्चा दिन में 6 से 8 टाइम तक उसको यूरिन पास कर रहा है, 1 से 2 टाइम तक उसको मोशन पास कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चा ठीक से खा रहा है। तो ये सभी सिम्टम देख के एक माँ को पता चलता है उसका बच्चा ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है।